Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's CAF Foundation series, we'll be discussing the topic SURFACI Act. So we'll be doing the introduction to SURFACI Act. तो SURFACI Act इंडिया में in force आया from June 21st 2002 and it extends to the whole of India. And नॉर्मली जब भी बैंक्स आपको लोन देते हैं तो उसके बदले में कोई सिक्योरिटी लेते हैं आपसे, कुछ आपको कोलेटरल रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ टाइप के लोन्स होते हैं जिन्हें हम क्लीन लोन्स बोलते हैं, जहाँ पे बिना सिक्योरिटी के भी आपको लोन दिया जाता है। ये एक्ट उसके लिए नहीं है, ये उस चीज़ों के लिए है, उन लोन्स के लिए है जहाँ पे कुछ गिरवी रख के बैंक आपको लोन देते हैं। तो इस एक्ट के आने से पहले, सरफेसी एक्ट के आने से पहले, सरफेसी का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये वाला एक्ट आने से पहले इंडिया में अगर कभी भी लोन पे डिफॉल्ट होता था तो वो जो पैसे वसूलने का प्रोसेस था कि अब बैंक के लोन का डिफॉल्ट तो हो गया, अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक आपने जो एसेट गिरवे रखी है उसको बेच के पैसे वसूलना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व थी और बहुत टाइम भी लग जाता था। और जब तक एसेट रियलाइज होती थी हो सकता है उसकी वैल्यू बहुत गिर चुकी होती थी। इसीलिए सरफेसी एक्ट लाया गया ताकि बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना किसी ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन के, बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्रेडिटर है, वो अपनी एसेट को रियलाइज करे, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर सके। तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ सेंट्रल रजिस्ट्री। ये सब बातें सरफेसी एक्ट में की गई हैं जो अब हम देखेंगे। सबसे पहले एक टर्म आता है बार बार, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो बैंक के पास जो लोन्स रहते हैं, मॉर्टगेज के थ्रू वो होम लोन्स दे रहे हैं, वो एक तरीके से इलिक्विड एसेट्स हैं। अगर मैंने होम लोन लिया है, 10 या 15 साल के लिए लिया है, बैंक का पैसा जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो बहुत धीरे धीरे वापस आता है। तो बैंक क्या कर सकता है, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इन इलिक्विड एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकता है और उन सिक्योरिटीज को फिर क्वालिफाइड बायर्स को, इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है। तो अगर बैंक के पास बहुत सारे ऐसे होम लोन्स हैं, मॉर्टगेज का रखा है, बैंक के लिए वो इलिक्विड है, बहुत स्लो पैसा आता है, वो कैश के फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ज्यादातर बैंक्स ये किसको सौंप देते हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उनके अगेंस्ट, इन लोन्स के अगेंस्ट, मॉर्टगेज के अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करके क्वालिफाइड बायर्स को भेज देते हैं। क्वालिफाइड बायर्स खरीद लेते हैं और ये पैसा मिल जाता है फिर बैंक को, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ अपने पास रखती है, फिर बैंक को पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बैंक के पास जो ऐसे ही एसेट्स पड़े थे जो बहुत स्लो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, इलिक्विड थे, उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज कर दी, उनको लिक्विड एसेट्स में, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। तो बैंक ने पैसे भी जमा कर दिए और उसकी बैलेंस शीट भी ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज होती है। तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन, सिंपल भाषा में, जब इलिक्विड एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो, हो सकता है कि बैंक ने मुझे लोन दिया, मेरी कंपनी को लोन दिया, अब मेरी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण मैं वो पैसा नहीं चुका पा सकती हूँ। मेरा बैंक जो है मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन मेरी कंपनी जो है वो अच्छी हालत में नहीं है और वो पैसे अभी वापस नहीं कर पा रही है। तो इस केस में रादर देन के बैंक पूरा ही लॉस खाए, बैंक क्या कर सकता है, कुछ वैल्यू रिकवर करने की कोशिश करता है। हो सकता है बैंक उस लोन का, लोन बैंक के लिए तो एसेट है ना, उस लोन के कुछ टर्म्स रीनेगोशिएट करे, उसे रीस्ट्रक्चर करे, इवन लोन का कुछ हिस्सा किसी इन्वेस्टर को बेच दे, ताकि रादर देन के बिल्कुल ही पैसा आना बंद हो जाए, थोड़े टर्म्स चेंज कर दो। बैंक ऐसा भी बोल सकता है ना कि अब 10% के रेट पे आपने हमें 7 साल में लोन का पैसा वापस करना था, आप हमें 8 साल में वापस कर दो और 7.5% पे वापस कर दो। बैंक को पहले से कम पैसा वापस मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना। तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है, जहां पे डिस्ट्रेस एसेट होती है और डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाता है कि टर्म्स रीनेगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, बैंक का जो इंटरेस्ट है उसे रिकॉग्नाइज करता है। अब बैंक ने अगर मुझे लोन दिया है और अगर मैंने डिफॉल्ट किया है, तो सरफेसी एक्ट बोलता है कि जो भी कोलेटरल बैंक के पास है,
हो सकता है बैंक की पोजेशन में हो, बैंक की पोजेशन में ना हो, किसी टाइप की भी कोलेट्रल जो गिरवी रखा गया है उसमें बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक उसे बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो बैंक अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर सकता है, लीगल प्रोसेस के थ्रू उसे एनफोर्स कर सकता है। कहीं किसी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी ट्रिब्यूनल जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसकी पोजेशन में है, नहीं है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, मॉर्टगेज है, कुछ भी है, ठीक है, मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर सकता है, कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्ट बात करता है एक सेंट्रल रजिस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट की, और ये सेंट्रल रजिस्ट्री जो इस्टेब्लिश की गई है वो है सरसी। सरसी यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो अब जब भी बैंक के पास अगर मैं अपना घर गिरवी रखने जाऊंगी लोन लेने के लिए, तो बैंक पहले सरसी से इंफॉर्मेशन ले लेगा कि कहीं ये घर पहले ही कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया हुआ, पहले इस पे कोई लोन अमाउंट पेंडिंग तो नहीं है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हिडन तो नहीं है। तो सरसी के पास ये एक रजिस्ट्री मेंटेन रहती है जिसमें किसी भी एसेट को जब भी आप गिरवी रखते हैं, कोई सिक्योरिटाइजेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, वो डेटा सरसी के पास रहता है। तो जो हमारा क्रेडिट मार्केट है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है और सिस्टम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। ओके, तो इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स और हैं सरफेसी एक्ट से रिलेटेड। एक, जो हमारा सरफेसी एक्ट है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी लागू होता है। कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि इन पे सरफेसी एक्ट लगेगा, और इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, यानी कि ये एक्ट आया 2002 में, लेकिन 2002 से जो पुराने वाले भी लोन्स हैं उन पे भी ये एक्ट लागू हो सकता है। लेकिन अगर आपका लोन का अमाउंट आपने ऑलमोस्ट सारा पे कर दिया, 10% लोन रह गया, सिर्फ 10% ही लोन बचा है, तो उस पे सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका जितना अमाउंट ड्यू था प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के, अगर उसका 20% या उससे ज़्यादा का अमाउंट अभी पेंडिंग है बैंक को देना, तब सरफेसी एक्ट लगेगा। उससे कम अगर पेंडिंग है तो सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा, और जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, तभी सरफेसी एक्ट लगेगा। अगर आपने गिरवी रखा है अपना एग्रीकल्चरल लैंड लोन लेने के लिए, उस पे सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इस एक्ट के अंडर एग्जम्प्टेड हैं, बिकॉज वो किसी और एक्ट के अंडर कवर्ड होती हैं, ठीक है। जैसे जो आपके शिपिंग वेसल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स है, वो अपने पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर कवर होंगे, सरफेसी एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। और सरफेसी एक्ट जो है वो सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए नहीं है। यानी कि अगर मैंने लोन लेते हुए कुछ भी गिरवी नहीं रखा, क्लीन लोन है, तो उसमें सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सिक्योरिटाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एसेट्स इनटू फाइनेंशियल एसेट्स। ये तो नहीं है, ऑलरेडी लोन तो बैंक के फाइनेंशियल एसेट्स ही होते हैं। पूलिंग टुगेदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड इशूइंग सिक्योरिटीज बैक्ड बाय देम, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कि ये प्रोसेस है जिससे हम अपनी फाइनेंशियल एसेट्स जो इलिक्विड होती हैं उनको पूल करके उनके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करके क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं, ठीक है। अगला है द एक्ट अप्लाइज टू केसेस वेयर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर securing repayment of any financial asset exceeds rupees dash and the amount due is dash % or more of the principal amount and interest। तो ये एक्ट कौन से एक्ट की बात हो रही है? सरफेसी एक्ट की बात हो रही है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब अमाउंट इन्वॉल्व 1 लाख से ज़्यादा हो और जो अमाउंट ड्यू हो वो 20% या उससे ज़्यादा हो, उससे नीचे पे ये एक्ट नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरफेसी एक्ट इज ट्रू? It primarily deals with regulating foreign exchange. नहीं. It allows banks and financial institutions to auction residential properties without legal recourse. नहीं. Surface Act applies only to SMEs. नहीं. Surface Act empowers banks and financial institutions to enforce their security interest in certain assets without the intervention of the court. तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।